हे गाइस, मैं हूं खुशबू। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री जी की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन दी हुई है इस वीडियो में कि आपको अगर आपके एग्जाम्स में आता है, मेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है पॉलिसी, आपके जुडिशरी एग्जाम में, आपके स्टेट लेवल एग्जाम में, आपके यूपीएससी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको किस तरह से आपको आंसर राइटिंग करनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। थर्ड पॉइंट मैंने इसमें ये आपको बताया गया है क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या प्रॉफिट हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं और वो है क्या आखिर योजना, उसके बारे में मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि उस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस पॉलिसी में बताई हुई है। एंड वेलकम टू माय चैनल। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगर किसी को मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना है तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां से मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास से ही आपको समझ में आता है कि ऐसी पॉलिसी जो कि रहने के पर्पज से है, ग्रामीण और शहरी यानी कि गांव के साथ साथ शहर के लिए भी है। और प्रधानमंत्री योजना यानी कि एक तरीके से अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की भी योजना हो गई। ठीक है, यानी कि ये आपकी स्टेट पॉलिसी में आके आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में ही आएगा। उसके बाद सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये योजना है क्या। तो इसका कब शुभारंभ हुआ था? शुभारंभ हुआ था आपका 25 जून 2015। उसके बाद इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न वर्ग के आय के वर्गों के लिए योजना के अंतर्गत 6 लाख तक का लोन और 20 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराएगा। यानी कि 6 साल तक का जो लोन मिलेगा वो 20 साल तक के लिए अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत 6.50% यानी MIG1 MIG2 ग्रुप को 2.35 लाख और 2.30 लाख की सब्सिडी। अब सब्सिडी क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा कि जो कि आपकी गैस में भी प्रोवाइड होती है। जब आप गैस कनेक्शन लेते हैं तो उसमें आपका कुछ परसेंट सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाती है, तो एक तरीके से सेविंग पर्पस। तो यही चीजें जो कि इसमें 2.5 लाख तक की सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद उसमें आपने ऊपर पढ़ा कि शुभारंभ दिया हुआ 2015, लेकिन ये योजना अभी रनिंग में है। ठीक है, और इसमें अभी कुछ और भी मोटिव जोड़े गए हैं जो कि अभी मैं आपके आगे बताऊंगी। उसके बाद इसमें ये क्या है आपका MIG1 MIG2, ये आपका एक ग्रुप डिवाइड है कि कितने से अर्निंग के बिहाफ पे आपको एलिजिबल होंगे। ये भी अभी मैं एलिजिबिलिटी भी आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद आता है कि इन ब्याज की दरों पर जो है सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और 2 ग्रुप है MIG1 MIG2। MIG1 वालों को 4% और MIG2 को 3% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उसके बाद आता है कि 2.367 लाख की सब्सिडी ऋण पर उपलब्ध कराई जाएगी यानी कि अकॉर्डिंग टू। उसके बाद हम जानेंगे कि किसको सम्मिलित किया जाएगा यानी कि कौन कौन इसके अंडर आएगा। EWS LIG MIG इनकम ग्रुप। ठीक है, यानी कि इसका एक जो ग्रुप बनाया गया है ग्रुप 1 ग्रुप 2, इनमें कौन कौन से ऐसे लोग आते हैं जिनको इसमें सम्मिलित किया गया। उसके बाद आता है कि इसके अंतर्गत इनकम कैटेगरी क्या होगी, यानी कि कौन कौन से ऐसे पर्सन होंगे, कौन कौन सी इनकम कैटेगरी होगी जो इसमें प्रोवाइड की जाएगी। पहला तो आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 कैटेगरी के लोगों को लोन दिया जाएगा। यह कैटेगरी के लोगों को सालाना आय के हिसाब से निर्धारित की जाती है। पहला तो आता है 3 वर्ग आते हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्य वर्ग। यानी कि जो आर्थिक कमजोर वर्ग होगा इस हिसाब से अभी इनकी इनकम डिवाइड होगी कि कौन से ग्रुप में आएंगे और इनका जो वर्ग बनाया गया है वो किन बेसिस पे बनाया गया है, यानी कि उनकी इनकम के बेसिस पे या किस बेसिस पे उनका ये वर्ग बनाया गया है। तो सबसे पहले तो लिखा ही हुआ है आपका आय वर्ग। आय का मतलब ये होगा कि उनकी इनकम के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है आर्थिक कमजोर वर्ग। आर्थिक कमजोर के वर्ग के अंतर्गत वे सभी लोग आते हैं जिनकी सालाना इनकम जो है वो 3 लाख से कम है। ठीक है,
उसके बाद आता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में आपकी कितनी होनी चाहिए, 3 लाख से 6 लाख तक के, वो आ जाता है निम्न वर्ग में। मध्य वर्ग में क्या होनी चाहिए, 6 लाख से 18 लाख तक में, तो ये किस में आ जाता है, आपका निम्न वर्ग में आ जाता है। ठीक है, तो इससे आपकी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू आय क्या होती है, वर्ग जो है वो डिवाइड हो। जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं होंगी, प्लस इसके क्या क्या प्रॉफिट होंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है कि अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो किस तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। जैसा कि मैं अभी आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ है, इसमें आपका क्या क्या है, स्कीम टाइप है, ठीक है, और ये आपका एलिजिबिलिटी दी हुई है, ये आपका कारपेट एरिया दिया हुआ है, इंटरेस्ट सब्सिडी दी हुई है, सब्सिडी कैलकुलेटेड और मैक्सिमम लोन दिया हुआ है, प्लस आपकी मैक्सिमम सब्सिडी दी हुई है। इसमें आपके 3 कैटेगरी डिवाइड है, ठीक है, जिसमें आपका 6 लाख का पूरा दिया हुआ है, जिसमें आपकी इनकम का दिया हुआ है 6 लाख। MIG 1 में आपका 6 लाख टू 12 लाख, और MIG 2 में कितना दिया हुआ है, 12 लाख टू 18 लाख। उसके बाद इसमें कारपेट एरिया दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू स्कीम टाइप। उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी दी हुई है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, सब्सिडी कैलकुलेटेड और मैक्सिमम लोग 6 लाख, 9 लाख और 12 लाख अकॉर्डिंग टू स्कीम टाइप। उसके बाद मैक्सिमम सब्सिडी क्या दी गई है, 2.67 लाख, 2.35 लाख और 2.30 लाख। इसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसके कितने % होगा। तो ये था आपका पूरा एक प्रॉपर वे कि किस तरह से आपको जो है किस तरह से आपको पूरी अपना आंसर लिखना है, और क्या क्या आपको उसमें पॉइंट्स लिखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना का। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे, जो है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई है, पहले जो थी, ये मैं आपको बता देती हूँ, पहले जो थी वो थी 10+2, ठीक है, इसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, 10+2 के सिस्टम को हटा दिया गया है। सेकंड जो है कि इसमें जो बेनिफिट्स है उसमें क्या किया गया है, जो स्किल्स होती हैं इसको अप करा गया है, इसको बढ़ावा दिया गया है। तो इसका भी हम पहले जानते हैं कि आखिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या। तो जो मानव संस्थान था मंत्रालय, उसको क्या है, वो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। सबसे पहले तो इसमें मेडिकल और लॉ स्टूडेंट इंक्लूडेड नहीं है। दूसरी चीज, 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2014 के पहले ही मतलब घोषणा पत्र में शामिल थी, यानी कि ये जो नेशनल पॉलिसी थी, इसकी जो घोषणा पत्र जो था 2014 का, ये उसी में ही शामिल थी। उसके बाद इसका भी हम जानेंगे कि इसका मोटिव क्या है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों को अपने पैशन को फॉलो करने का अवसर, जैसे कि भी मैंने बताया था कि स्किल्स को बढ़ावा दिया गया, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई में ही अच्छा हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आपके सिंगिंग में अच्छे होते हैं, उनकी सबकी अपनी अलग अलग स्किल्स होती हैं, ठीक है, तो उनको बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को इंटरनेट एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग करनी चाहिए। तो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी इंटरेस्ट है उनका, जो भी उनकी एबिलिटी है, जो भी उनकी डिमांड है, यानी कि उनका जिस चीज में मन लगता है, जो वो अपनी खुद की एबिलिटी को पहचाने कि वो किस लायक है, क्या वो कर सकते हैं स्टडी के अलावा, तो उसकी क्या उनको खुद एक कंसोलिडेट करना चाहिए कि क्या क्या हम करें जिससे कि हमें पता चल पाए, हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए। तो इसका यही मोटिव है जिससे वो अपनी स्किल्स को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम इसकी विशेषताएं जानेंगे क्या क्या है। पहला तो ये है जो कि मैं बता चुकी हूँ कि मानव संस्थान प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा।
दूसरा, मेडिकल और लॉ कॉलेज की पढ़ाई शामिल नहीं की गई है। तीसरा, 10+2 सिस्टम फॉलो किया जाता था, परंतु अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा, जिससे 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। उसके बाद 6 क्लास में जो है इंटर्नशिप आरंभ कर दी जाएगी, और उसके बाद जो 5th क्लास तक है उसमें जो क्षेत्रीय भाषा है और जो हमारी टंग लैंग्वेज है वो बताई जाएगी। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये है कि पहले क्या होता था, अभी तक के हमें जो है 3 ही ऑप्शन होते थे, या तो हम साइंस ले लें, या हम कॉमर्स ले लें, या हम आर्ट ले लें। लेकिन अब जो है सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि साइंस का बच्चा कॉमर्स भी ले सकता है, आर्ट भी ले सकता है। एक्चुअली होता क्या था कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो कॉमर्स ले रहा है तो वो अकाउंट में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अकाउंट में और भी बहुत से सब्जेक्ट होते हैं जिसमें वो अच्छे नहीं होते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको प्रेशर होता है कि उनको पढ़ना तो भाई, क्योंकि उन्होंने अकाउंट ले रखी है। तो अब क्या है कि अगर कॉमर्स साइड का बच्चा आर्ट लेना चाहे, या फिर वो फिजिक्स में अच्छा है, वो केमिस्ट्री में भी अच्छा है, वो अकाउंट में भी अच्छा है, तो वो उस तरीके से अपना खुद का स्ट्रीम जो है वो क्रिएट कर सकता है। उसके बाद हम चलते हैं पहला तो ये है कि जो 6 क्लास के स्टूडेंट होंगे उनको कोडिंग सिखाई जाएगी। दूसरा ये है कि स्कूल को जो है वो डिजिटल करा जाएगा। उसके बाद सभी प्रकार के ई कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट किया जाएगा, लैब प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जो कि बनाई गई है, जिससे काफी ज्यादा इन फ्यूचर बेनिफिट्स होने वाले हैं। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जो उनका पॉइंट रखा गया है कि जिसकी जिस तरह की स्किल्स होगी वो उस तरह से अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे। जैसे कि अभी हमने जान लिया कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रॉफिट है, उसके बाद हम जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो जो भी इसका जो अभी तक का हमारा ग्रेजुएशन पॉलिसी थी वो क्या थी, 3 या 4 साल के हो सकते हैं। इसमें एक एग्जिट ऑप्शन भी होगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एग्जिट ऑप्शन ये होगा कि अगर जैसे कि क्या होता था, अगर कोई बीकॉम नहीं करना चाहता और वो बीच से हटना चाहता है, तो इसमें क्या होता था कि जो भी मतलब इसमें ये होता था कि एग्जिट ऑप्शन, मतलब कि आपके पास एग्जिट ऑप्शन नहीं था। अगर आप बीकॉम को फर्स्ट ईयर में छोड़ देते तो आपके पास आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अब क्या है कि अब अगर आप 1 साल का करके छोड़ना चाहते हैं तो उसमें आपकी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। अब इसकी का ये प्रोसीजर दिया गया है कि जो 1 साल के होंगे उनको क्या है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो 2 साल का होंगे उनको एडवांस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा। 3 साल के बाद डिग्री, और 4 साल की रिसर्च के बाद बैचलर डिग्री दी जाएगी। यानी कि अब डिग्री और बैचलर डिग्री को डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद आता है ई लर्निंग पर जोर देकर पाठ्य पुस्तकों को पर निर्भरता, यानी कि बहुत ज्यादा बुक्स का वर्कलोड कम कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। 2030 तक हर जिले में, ये भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका एक मोटिव है कि 2030 तक ये कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले में जो है प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आता है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सरकारी और प्राइवेट शिक्षा को एक समान कर दिया जाएगा। ये नहीं कि ये सारी पॉलिसी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही काम, प्राइवेट इस कॉलेज में ही काम करेंगी और ये सरकारी कॉलेज में काम नहीं करेंगी, तो ऐसा नहीं है। इसको जो है एक इक्वल कर दिया जाएगा, और जो हैंडीकैप होते हैं उनके भी शिक्षा में बदलाव किया जाएगा। उसके बाद है इसके क्या क्या लाभ होंगे। ठीक है, ये जो मैंने भी पहले आपको बताया था उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी लाभ क्या है। पहला तो क्या है कि जो भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी जीडीपी अनाउंस करी थी उसका 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा। दूसरा, पढ़ाई में संस्कृत और भारत की अन्य प्राचीन भाषा पढ़ने का, यानी कि जो एंशिएंट टाइम की लैंग्वेज थी उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर छात्र चाहे तो पढ़ सकते हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा। उसके बाद बोर्ड परीक्षाओं में प्रेशर कम करने के लिए 2 साल में 2 बार कराई जा सकती हैं। उसके बाद पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हायर एजुकेशन में एमफिल की डिग्री को खत्म कर दिया गया है।
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन सिलेबस, यानी कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होंगी उनको मेन सिलेबस में रखा जाएगा, जिससे कि एक मन लगा रहा है, ठीक है, जिससे किसी भी स्टूडेंट का एक फोकस बना रहा है। उसके बाद छात्रों को 3 भाषा सिखाई जाएंगी जो कि राज्य अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसके बाद इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई सारे ऐसे संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिससे कि ये पॉलिसी सुचारू रूप से चल पाए। उसके बाद नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान, यानी कि उनकी जो भी स्किल्स होंगी इन पे मेन फोकस रखा जाएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यदि कोई छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहता है तो पहले कोर्स से निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, यानी कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसमें ब्रेक ले सकता है और प्लस अगर वो कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करना चाह सकता है तो वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको पिछले वाले स्टडी का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है कि इसके कौन कौन से 4 चरण हैं। पहला तो आता है फाउंडेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, इसके 4 एक क्राइटेरिया बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला होता है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए, यानी कि फाउंडेशन स्टेज में सिर्फ किन बच्चों के लिए बात करी जा रही है, 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा होगी, ठीक है। और फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत भाषा, कौशल और शिक्षण के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या है कि प्रिपरेटरी स्टेज के अंतर्गत 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 3, जिससे कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे शामिल हैं। देखिए 5 + 3 + 3 + 2 का मतलब आपका क्या हुआ, पहला तो हो गया 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, लिखिए 8 3 5 होता है, नहीं 5 + 3। इस स्टेज में बच्चों की भाषा और संख्यात्मक कौशल में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा, यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा, उसके क्षेत्रीय भाषा पे। उसके बाद आता है मिडिल स्टेज 6 से 8, 5 + 3, ठीक है। उसके बाद ये आपका आप ऐड करते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, यानी कि धीरे धीरे आप देख रहे होंगे धीरे धीरे उन पे पहला तो स्किल्स पे है, फिर लैंग्वेज पे है, फिर कोडिंग पे है, वेबसाइट के साथ साथ इंटर्नशिप भी प्रदान की जाएगी। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज, जो कि इसकी लास्ट स्टेज है, जो कि है 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे। जैसे कि पहले बच्चे साइंस, कॉमर्स, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका मेन फोकस यही है कि जैसे कि बच्चे पहले साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम लेते थे, लेकिन अब क्या है, अब इसको खत्म कर दिया गया है। अब बच्चे अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि बच्चे साइंस के साथ कॉमर्स के या फिर कॉमर्स के साथ आर्ट्स भी ले सकते हैं। उसके आता है इसकी स्ट्रीम्स क्या होंगी। पहला तो क्या है कि बीएड जो है वो अब 4 साल का हो जाएगा। वोकेशनल स्टडीज पर फोकस किया जाएगा। वोकेशनल स्टडीज आपकी क्या होती है, जैसा कि क्या होता है कि जैसे अगर किसी को गार्डनिंग अच्छी आती है, किसी को लकड़ी का काम अच्छा आता है, किसी को मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं, किसी को बिजली का काम अच्छा आता है, तो ऐसे बहुत सारे जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो कभी कभी कुछ लोग शर्म के लिए नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं 3 ही हायर डिग्री है, हम वही ले सकते हैं जो हायर डिग्री, लेकिन नहीं, अब सबकी स्किल्स के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा इससे। उसके बाद आता है मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा। तो इसमें क्या है, अंतर्गत 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती। ये आपका बहुत अच्छा है कि ये लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि ऐसे शिक्षक जिनको लैंग्वेज की अच्छी खासी नॉलेज है और या फिर ऐसे शिक्षक जिनके जो लैंग्वेज में नहीं एक्सपर्ट है, उनकी कमी है, तो उनकी भर्ती की जाएगी। और कुछ ऐसे पुराने शिक्षक जो ऑलरेडी इसकी नॉलेज रखते हैं, उनका रिटायरमेंट हो चुका है, तो उनको भी दोबारा बुलाया जा सकता है। उसके बाद आता है विदेशी भाषा सिखाए जाने पर जोर। ये इसलिए है क्योंकि अगर कोई अदर कंट्री में जाना चाहता है और लोग अलग से कोर्स करते हैं, अलग से भी पढ़ाई करते हैं, तो इस पे क्या होगा कि अगर ये इंक्लूडिंग होगा, सिलेबस में इंक्लूड होगा, तो इसमें क्या होता है, इससे ये बेनिफिट हो जाता है कि एक फोकस मेंटेन रहता है और अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। और इसका मेन पर्पस यही है कि वर्ल्ड वाइड अपनी एक पहचान बनाने के लिए।
तो ये थी दो मेन पॉलिसी जो कि मैंने आपको बता दी कि ग्रामीण आवास योजना और प्लस नेशनल आपकी एजुकेशन पॉलिसी। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपके एग्जाम में आती है तो आपको किस तरह से उसका लिखना है, किस तरह से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब जो आपके मेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप इस तरह से एग्जाम में आंसर लिख के आएंगे तो बहुत ज्यादा आंसर अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। और किसी को भी अगर कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।